आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है अपने लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब श्वसन तंत्र की सुरक्षा या फिर उसका ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना। दोस्तों, ब्रीदिंग इन द फ्रेश मॉर्निंग एयर मेक्स यू हेल्दियर एंड वाइजर। डोंट इग्नोर द ब्लेसिंग्स दैट एवरी मॉर्निंग ऑफर्स टू अस। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऐसा बोला जाता है कि अगर आप सुबह की ताजी हवा में सिर्फ गहरी सांस भी यदि लेना तो आपकी आधी चिंताएं दूर हो जाती हैं। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, शुभ प्रभात। ऐसा बोला जाता है, ऐसा बोला गया है कि सुबह की ताजी हवा में आप सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए तो आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन हो पा रहा है? आप देखेंगे कि हमारे आजू बाजू सब तरफ हम घर के अंदर तो गहरी सांस ले सकते हैं, जहां पे हमें ताजी हवा मिल भी जाएगी, फ्रेश एयर मिल भी जाएगी। लेकिन हम यदि हमें गहरी सांस कंटिन्यूअस लेनी है, फ्रेश एयर कंटिन्यूअस लेनी है, तो फिर तो हमें जंगलों में ही जाना पड़ेगा। क्योंकि हम शहरों की यदि बात करें, गांवों की यदि बात करें, तो क्या हमें दिखाई देता है? सब तरफ अलग अलग तरह के पॉल्यूटेंट्स हैं, प्रदूषण से भरा हुआ है। और जो पॉल्यूटेंट्स, जो एमिशंस है, मतलब जहां से गैसेस और बहुत सारे धुएं बाहर निकलते हैं, तो वो इस तरह के पॉल्यूटेंट्स हमें दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम मतलब यदि साइंटिफिकली देखें, टेक्निकली देखेंगे, तो दो तरह के पॉल्यूटेंट्स हमें दिखाई देते हैं। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। और जो पॉल्यूटेंट एमिशंस हैं, तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स में मोस्टली जो गैसेस निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ये सारी गैसेस फिर बदल के सॉल्ट में बन जाती हैं और जो कि हवा हवा में रहते हैं और हमारे शरीर को, हमारे श्वसन तंत्र को धीरे 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 ये हानि पहुंचाते रहते हैं। इसके अलावा जो पॉल्यूटेंट एमिशंस हैं, इनको भी कुछ कैटेगरीज में ऐसे डिवाइड किया है कि ये चार कैटेगरीज या फिर चार इसके हम बोल सकते हैं कि वर्गीकरण किया है। कुछ नेचुरल होते हैं, प्राकृतिक एमिशंस होते हैं, जैसे कि लाइटनिंग हो गया, या फिर जो ज्वालामुखी रहता है, या फिर जो जंगलों में आग लगी हुई है उनसे जो हमेशा कंटिन्यूअसली जो धुआं निकलता रहता है, वो हो गया प्राकृतिक एमिशन। दूसरा होता है एरिया वाइज, मतलब गांव में अलग टाइप का पॉल्यूशन रहता है और शहरों में अलग टाइप का पॉल्यूशन रहता है। सिटीज में जो यहाँ पे जो कारों के, गाड़ियों के जो धुएं हैं, उनसे पॉल्यूशन रहता है। गांव में जो लाइव स्टॉक्स, मतलब जो छोटे छोटे कारखाने बने हुए हैं, वहां से जो पॉल्यूशन निकलता है, उनकी बात कर सकते हैं। कुछ पॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो स्टेशनरी होते हैं। स्टेशनरी मतलब हमेशा वो चलते रहते हैं। स्टेशनरी मतलब एक जगह पे वो पॉल्यूशन की, जैसे फैक्ट्री बन गई या फिर कहीं पे सीवेज ट्रीटमेंट हो रहा है, वहां से जो गैसेस निकलती रहती हैं वो कंटिन्यूअसली उस एरिया को पॉल्यूट करती रहती हैं। और एक हो जाता है मोबाइल 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 पॉल्यूटेंट, मतलब जो हवाई जहाज उड़ रहे हैं या फिर जो कार, ट्रक, बसेस, मोटरसाइकिल जो कंटिन्यूअस सड़कों पे यहाँ से वहां दौड़ रही हैं, जो पेट्रोल डीजल पे चलती हैं, उनके धुएं से जो पॉल्यूशन बनता है वो एक मोबाइल पॉल्यूशन कहलाता है। तो इस तरह के पॉल्यूशन में रहने के बाद क्या हम सोच सकते हैं कि हमें फ्रेश एयर अवेलेबल है? तो हम क्या बोलते हैं? बी अवेयर ऑफ एयर। मतलब आज हमारे लिए ऐसी परिस्थिति आ गई है कि हम बोलते हैं कि बी अवेयर ऑफ एयर, एयर से सावधान रहें। जबकि एयर तो क्या है? जो प्राणवायु है, प्राणवायु जो ऑक्सीजन है, उसी से तो हमारा शरीर जिंदा रहता है। लेकिन हमें ऐसा बोलना पड़ रहा है आज की तारीख में, बी अवेयर ऑफ एयर, क्योंकि यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो अलग अलग तरह का पॉल्यूशन है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये तो दिल्ली का चित्र है, जहाँ पे अभी भी दिखाते हैं कि बहुत ज्यादा मतलब जो पराली जलाने की वजह से जो धुआं बढ़ते जा रहा है। फिर ये जो गाड़ियों का धुआं छूट रहा है उससे। और एक जो दूसरा तीसरा कारण हम बोल सकते हैं, वो क्या है? सिगरेट स्मोकिंग। जो हमारे आसपास लोग सिगरेट पीते हैं या बीड़ी पीते हैं, उनसे जो धुआं निकलता है, जरूरी नहीं है कि उसको आपको खुद को ही पीना पड़े। हम यदि ऐसे परिसर में बैठे हैं जहां पे स्मोकिंग हो रहा है, तो जो धुआं हमारे शरीर में जाता है, हमारे श्वसन तंत्र में जाता है, उससे जो धुआं हमारे शरीर में जा रहा है, उसको हम पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं। वो भी बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है। अब इसके अलावा कुछ प्रोफेशनल रीजंस हैं या फिर प्रोफेशनल हैजार्ड जिनको हम बोल सकते हैं, जो कि हमारे
लंग्स को डैमेज करते जा रहे हैं, हमारे फेफड़ों को। हमारे कुछ लोग जो ऐसे जगहों पे काम करते हैं जो मतलब उनकी नौकरी वहां पे रहती है या उनका व्यवसाय जहाँ पे रहता है, जैसे कि कुछ लोग हैं जो लैब में काम करते हैं, केमिकल लैब्स में काम करते हैं, तो उनका जो वहां से जो निकलने वाला केमिकल्स का धुआं है, स्मोक है, वो उनके लंग्स को धीरे 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 प्रदूषित कर रहा है और धीरे धीरे खराब करते जा रहा है। इसके अलावा सीमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले लोग, उनका भी यही हाल होता है। फिर जो पेंटिंग है, अभी जो नई पेंटिंग की एक ये टेक्निक आई है स्प्रे पेंटिंग, तो स्प्रे पेंटिंग से जो धीरे जो पेंट के जो मतलब जो छोटे छोटे कण हैं वो हमारे वायु में फैल जाते हैं। तो घरों में जब पेंटिंग होता है तो उससे जो छोटे छोटे वायु में जो कण चले जाते हैं वो भी हमारे लंग्स में, फेफड़ों में जाके हमारे फेफड़ों को खराब कर रहे हैं। और चौथा एक और कारण है, जो लोग केमिकल फैक्ट्रीज में काम करते हैं, केमिकल फैक्ट्रीज में काम करने वालों को भी यह जो है मतलब धीरे धीरे इनके फेफड़ों को डैमेज करता है, धीरे धीरे इनके फेफड़ों को खराब करते जाता है। और ऐसा देखा गया है कि जो लोग केमिकल फैक्ट्रीज या फिर जो लैब्स वगैरह में काम करते हैं और कंटिन्यूअस, मतलब मान लो किसी व्यक्ति ने 15 से 20 साल 25 साल ऐसे जगहों पे काम किया है, वहां पे देखा गया है कि उनको उनके उम्र में मतलब लगभग 50 से 60 साल की उम्र में जाके उनको ये फेफड़ों की बीमारी हो जाती है, जो कि रिकवर नहीं हो पाती, क्योंकि वहां पे लंग्स जो है वो बहुत हार्ड हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी फिब्रोसिस। तो ये जो बीमारी है ये धीरे 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 बढ़ती है, पता नहीं चलता, और अंत में जाके ये मतलब मृत्यु का कारण बनती है। तो इसके अलावा ये तो हमने देखे पॉल्यूशन, इसके अलावा जो कुछ है हमारे शरीर में है, जो हम खाना खाते हैं या फिर जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी है, वो भी हमारे शरीर के आमा, मतलब इसको आयुर्वेद में कहा गया है एक ही जो स्टिकी प्रोडक्ट है, मतलब जिसको हम कफ बोलते हैं या फिर बलगम बोलते हैं, जो हमारे अनडाइजेस्टेड फूड के कारण बनता है और हमारे श्वसन तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। इसका कारण क्या क्या हो सकता है? इसका कारण है इम्प्रॉपर डाइट, या तो बहुत ज्यादा हैवी खाना खाना, ऑयली खाना खाना, कोल्ड मतलब ठंडा खाना खाना। बच्चे तो क्या करते हैं, फ्रिज में रखा हुआ पानी पी जाते हैं, या फिर हम फ्रिज में से निकाल के आइसक्रीम खाते हैं, या फिर इस तरह का जो ठंडा खाना हम खाते हैं जो कि जिसका ब्रेक डाउन करने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, मतलब इस अन्न को तोड़ने में हमारे पचन तंत्र को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। और ईटिंग लेफ्टओवर्स, मतलब जो बचा हुआ खाना है और जो हम उसको अगले दिन खाते हैं, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं, और वो जो इम्प्रॉपर डाइट है वो फाइनली जो इसमें स्टिकी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा होता है पॉल्यूटेड एयर, जैसे हमने देखा स्मोक, डस्ट, जो धूल है जो कि हवा में तरंग रही है, हवा में फैली हुई है धूल, जो हमारे लंग्स में धीरे धीरे प्रवेश करती है और जो सांस लेने में हमें तकलीफ देने लगती है। इसके अलावा सीजनल चेंजेस भी हैं कुछ, जैसे जैसे मौसम बदलता है फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे सभी ने गौर किया होगा कि कुछ दिन पहले एकदम से ठंडी पड़ रही है और फिर अचानक से 2-3 दिन पहले देखा कि एकदम से मौसम बदल गया और थोड़ी गर्मी शुरू हो गई। तो ये जो अचानक टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन है या फिर इसमें जो चेंजेस आते हैं, वो हमें इस मतलब हमारा जो अपर रेस्पिरेटरी थ्रोट है, ये जो हिस्सा है, उसको बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं और धीरे धीरे हमारे लंग्स को डैमेज करते जाते हैं। इसके अलावा कुछ जो चीजें हैं वो बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज। दो चीजें होती है, या तो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करना और बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना, दोनों ही बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है लंग्स के लिए। हैवी लिफ्टिंग जो होती है वो हमारे लंग्स को बहुत ज्यादा कैपेसिटी के बाहर यदि हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ऑक्सीजन इनटेक को ये कम कर रही है, क्योंकि हमारे लंग्स की जो ऑक्सीजन इनटेक कैपेसिटी है होती है उससे ज्यादा यदि हम अपने लंग किसी भी अवयव को यदि काम कराएंगे, यदि हम ज्यादा खाना खाएंगे तो हमारा पचन तंत्र खराब होगा, यदि हम ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो फिर ऑक्सीजन की सब ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो हमारी जो लंग्स की ऑक्सीजन इनटेक कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। इसलिए बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करना और बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना दोनों ही हार्मफुल हैं। इसके अलावा एक और रीजन होता है इमोशनल ग्रीफ, मतलब ओवरलोड ऑफ स्ट्रेस। जो स्ट्रेस होता है या फिर एक कुछ
कुछ लोग होते हैं जो हमेशा ना ग्रीफ मतलब कुछ ऐसा सोच में रहते हैं या फिर दर्द में रहते हैं, दुख में रहते हैं, उनके लंग्स को भी ये बहुत अफेक्ट करती हैं। तो ये सारे जो रीजंस हैं ये हमारे लंग्स को अफेक्ट करते चलते हैं धीरे धीरे। तो थोड़ा सा हम जब एक रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के बारे में जान लें, हमारे जो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में और उनके क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहला जो है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, हमारा नाक से शुरू होता है और लंग्स में जाके ये, तो आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो, हम जो प्राणवायु लेते हैं, मतलब जो हम सांस लेते हैं, वो वहां पे नाकों के द्वारा जो नॉस्ट्रिल्स हैं वहां पे डस्ट पार्टिकल फिल्टर हो जाते हैं और फिर हम ताजी सांस अपने शरीर के अंदर लेते हैं। लेकिन यदि डस्ट पार्टिकल या फिर धुआं बहुत ज्यादा है तो ये इसकी भी कैपेसिटी कम हो जाती है। फिर होता है नेजल कैविटी, फिर आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया मतलब ये जो हमारा तन ये है जहां से हम सांस अंदर लेते हैं और वो सांस फिर लंग्स में जाती है और वहीं से हम सांस बाहर छोड़ते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। तो यहाँ से जो ट्रैकिया में म्यूकस होता है, एक जो तरल पदार्थ होता है, वो ऑक्सीजन सप्लाई और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। फिर आ जाता है लंग्स का एरिया। लंग्स जो है, दो लंग्स होते हैं, लेफ्ट लंग और राइट लंग, जो कि इनका जो छोटा पार्ट हम बोल सकते हैं ब्रोंकस से बना होता है। और ब्रोंकस के बाद आ जाता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जो होते हैं ये छोटे छोटे अंगूर के गुच्छों के समान, ऐसे हम बोल सकते हैं, छोटी छोटी थैलियां होती हैं जिनको हम एयर सैक्स या फिर एल्वियोलाई, वायु की थैलियां जिनको हम बोल सकते हैं। वायु की थैलियों में ऑक्सीजन का स्थानांतरण होता है, जो कि रक्त नलिकाएं पहुंचाती हैं ऑक्सीजन। तो यहाँ से ही ऑक्सीजन सप्लाई स्टार्ट होता है, जो कि हर कोशिकाओं में रक्त द्वारा पहुंचाया जाता है। तो इस तरह से हमारी जो पूरा लंग्स का जो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो इस तरह से कुछ बताता है। इसके बाद हम देखेंगे कि बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, मतलब जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बहुत सारी बीमारियां हैं। यहाँ पे हम सारी बीमारियों को नहीं डिटेल में जा सकते, कुछ जो महत्वपूर्ण बीमारियां हैं उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहला होता है अस्थमा। अस्थमा जो है मतलब सांस लेने में तकलीफ होती है, बच्चों को भी अस्थमा हो सकता है। फिर आता है एलर्जिक रिनाइटिस। उसके बाद है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, जिसको हम बोलते हैं सीओपीडी शॉर्ट में बोला जाता है। राइनोसाइनोसाइटिस, मतलब इन आम भाषा में जिसे हम बोलते हैं साइनस, जो कि एक क्रॉनिक डिसीज है जहां पे हमारा जो एयरवेज है, मतलब जो हमारा जो प्राणवायु का पाथ है, उसको ये ऑब्स्ट्रक्शन लाता है, वहां पे ब्लॉकेज आने लगते हैं। तो ये देखा गया है कि लगभग जो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज है 4% जो है ग्लोबली ये फैले हुए हैं और 8.3% ये बर्डन है। हमारा जो क्रॉनिक डिसीजेस है ये बर्डन है, जिनको ये होता है उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको ये धीरे धीरे खराब करते जाते हैं। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ ने क्या देखा है, उनके जो आंकड़े हैं वो क्या बताते हैं कि देयर आर अप्रोक्सीमेटली 7 मिलियन, मतलब 70 लाख जो मृत्यु है वो वर्ल्ड वाइड एयर पॉल्यूशन के कारण होती है, जिसमें से 2/3 हिस्सा एशिया में आता है। और उसका भी हम यदि देखेंगे तो इंडिया बहुत बड़ा एक वहां पे कंट्रीब्यूट करता है इस चीज को। एक और आंकड़ा मैं आपको बताना चाहूंगी, जो कि क्या है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड पॉपुलेशन की 18% है। मतलब 18% पॉपुलेशन, वो ओवरऑल वर्ल्ड की पॉपुलेशन यदि देखें तो इंडिया का उसमें 18% है। लेकिन यहाँ पे जो आंकड़ा हम देखेंगे वो क्या है, 32% रेस्पिरेटरी डिसीजेस कहाँ से हो रहे हैं उत्पन्न, हमारे भारत देश से। तो ये आंकड़ा आप यदि अब देखेंगे तो ग्लोबल बर्डन, मतलब इसको हम एक्चुअली बोला जाए ना तो ये एक बर्डन है एक तरह से, जो रेस्पिरेटरी डिसीजेस हैं स्वास्थ्य के लैंग्वेज में यदि हम देखेंगे तो 32% ग्लोबल बर्डन रेस्पिरेटरी डिसीज हमारे भारत से पूरे विश्व में जा रहा है। और क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज जो है वो 10%, मतलब 11% ही इसको यहाँ पे बोल सकते हैं टोटल डेथ्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। 11% ओनली डेथ्स ऑकर बिकॉज ऑफ क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीजेस। यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कुछ चित्रों के द्वारा कि अस्थमा क्या है। अस्थमा क्या है, वेरी डिफिकल्ट ब्रीदिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, मतलब हमारे जो ये जो एयरवेज है
वहां पे सूजन आ जाती है, एक्सेस म्यूकस हो जाता है, कफ जमा हो जाता है, हमारी जो मसल्स है वहां की वो कुछ टाइट हो जाती हैं, तो उसको बोलते हैं अस्थमेटिक लंग्स। और दूसरा होता है नॉर्मल लंग, जहाँ पे नॉर्मल लाइनिंग है, नॉर्मल अमाउंट ऑफ म्यूकस है। तो यहाँ पे आप इस चित्र में देखोगे कि जो लेफ्ट साइड का जो लंग है वो क्या है, नॉर्मल है, और इधर आप देखोगे जहाँ पे कि ये अस्थमेटिक लंग है, जो कि पूरी तरह से मतलब पैक हो गया है, जहां पे सांस हवा आने जाने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं बची। इसके बाद आ जाता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, जो कि उसको भी यही बोलते हैं। क्रॉनिक का मतलब है यदि आपके लिए कोई बीमारी है जो कि 1 या 2 साल से ज्यादा साल के लिए चल गई, उसको बोलते हैं क्रॉनिक, जो धीरे धीरे बढ़ती है। तो और धीरे धीरे हमारे लंग्स को ये ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, धीरे धीरे ये हमारे जो लंग्स है या जो पाथवे है उसको ये धीरे धीरे बंद करती जा रही है। तो सीओपीडी में क्या होता है, ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में तकलीफ होती है, नीड फॉर एयर, हवा की बहुत जरूरत पड़ने लगती है, एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन होने लगता है, और इसको बोलते हैं स्मोकर्स कफ। या फिर जो लोग बहुत ज्यादा सिगरेट पीते हैं, बहुत ज्यादा बीड़ी का सेवन करते हैं, उनके जो लंग्स हैं वो कुछ ऐसे हो जाते हैं, ये जो हेल्दी लंग्स हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हो स्मोकर्स लंग। तो इसको बोल, और एक विचित्र तरह का कफ हो जाता है जिसको क्रोनिक कफ या फिर स्मोकर्स कफ बोल, हमेशा उनको कफ की बीमारी दिखने लगती है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो गया, जो कि ब्रोंकस में जाके जो कुछ इन्फेक्शंस हैं वहां पे इन्फ्लेमेशन या फिर सूजन होती है, जिसके कारण भी सीओपीडी हो सकता है। एम्फाइसेमा एक अलग टाइप की बीमारी है, जहां पे इसका जो मेन कारण है वो है स्मोकिंग, और इसका कोई भी क्योर नहीं है। यदि आपने अपने लंग्स की या फिर अपने फेफड़ों की देखभाल नहीं की, जो भी स्मोकर्स हैं उनको ये बीमारी होना पॉसिबल है। जो चूंकि आप यहाँ पे देखते हो कि सिगरेट पे के पैकेट पे लिखा रहता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन फिर भी हम मतलब कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, उनको ये बीमारी होने की संभावना रहती है। निमोनिया एक अलग कारण हो जाता है, जो कि एक इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन के कारण होता है। और उसके बाद आ जाता है लंग कैंसर। लंग कैंसर में जो भी हम पॉल्यूशन हमारे अंदर जा रहा है, जो फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं हमारे शरीर में, वो डीएनए को डैमेज करके उनका अलग तरह की मतलब जो खराब सेल्स हैं, हम बोलेंगे खराब सेल्स बनाते हैं, एबनॉर्मल सेल्स बनाते हैं, जो कि इरेगुलर सेल्स जो मल्टीप्लाई होती है, मतलब इसका गुणे का गुणाकार होता रहता है, और ये लंग कैंसर सेल्स को ज्यादा बनाती है। और फिर आ जाता है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स और ट्यूमर। और कोई भी जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है, यदि कोई गांठ हो जाती है लंग्स में, या फिर किसी भी तरह की छोटी मोटी कोशिकाएं हैं जहां पे ऊतक इकट्ठे हो जाते हैं, खराब ऊतक इकट्ठे हो जाते हैं, जो कि एक ट्यूमर का रूप ले सकते हैं। तो ये सारी बीमारियां हमें मतलब यदि लंग्स को केयर नहीं किया गया तो ये बीमारियां पॉसिबल हैं। एक आंकड़ा हमें दिखाता है कि पिछले 10 सालों का एक ये पेपर है कि पिछले 10 सालों में जितने ज्यादा नंबर बढ़े हैं, ये जो आंकड़ा हम दिखा रहे हैं कि एक 1920 और 2019 में एक ये आंकड़ा लिया गया था कि जहां पे इसका जो आंकड़ा था वो था 92,289, जो आगे चल के कितना हो गया, मतलब अगले 10 सालों में ही इतना ज्यादा बढ़ गया, जो कि पिछले 10 साल में नहीं बढ़ा था, जो कि अगले अगले 10 सालों में ये पाया गया। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे कंट्री के लिए, हमारे देश के लिए, कि इस तरह से पॉल्यूशन यदि बढ़ता जा रहा है, सिगरेट स्मोकिंग बढ़ता जा रहा है, धुआं बढ़ता जा रहा है, वायरसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण नंबर ऑफ डेथ्स जो कि सिर्फ श्वसन तंत्र के कारण हो रही है, वो हमारे देश के लिए बहुत अलार्मिंग है, एक वार्निंग फिगर है ये। एक और आंकड़ा यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगी। इस आंकड़े से हमें समझ में आ जाएगा, ये जो दो ग्राफ आप देख रहे हो, ये एक स्टडी किया गया है। इसमें मतलब ये 100 लोगों का पॉपुलेशन है। ऊपर वाले ग्राफ में सीओपीडी का दिखाया गया है और नीचे वाले ग्राफ में अस्थमा का दिखाया गया है। तो 100 लोगों की पॉपुलेशन का जो जब स्टडी किया गया तो पता चला कि ये धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अस्थमा और सीओपीडी की कंडीशंस बढ़ती जाती हैं। तो अस्थमा हम देखेंगे कि 65 से लेके 69-70 साल की उम्र में जाके ये धीरे धीरे लोगों में होने की संभावना रहती है। तो 11 लोगों को पॉसिबिलिटी है, 100 लोगों में से 11 लोग ये अस्थमा का शिकार हो सकते हैं। ठीक है,
अब आप अपने इंडिया की पॉपुलेशन का अंदाजा लगाइए और फिर उसको मल्टीप्लाई कीजिए कि कितने लोगों को ये पॉसिबिलिटी है कि अस्थमा हो सकता है। और यदि आप सीओपीडी की यदि बात करेंगे, मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, जो कि धीरे 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 बढ़ता है, उसकी आप यहाँ पे आंकड़ा देखेंगे पुरुषों में और महिलाओं में। महिलाओं में ये आंकड़ा है 18 से 20 लोग, महिलाएं 100 में से 18 से 20 महिलाएं ये सीओपीडी का शिकार हो सकती हैं या हो गई हैं। ये स्टडी एक्चुअली हो चुकी है। और पुरुषों में ये जो आंकड़ा है वो कितना, 37, मतलब 80 साल की उम्र में जाके, या तो हम मतलब यदि 60 से 65 साल की उम्र में यदि देखेंगे तो 30 से 35 लोग इस मतलब रोग या फिर जो क्रॉनिक है, धीरे धीरे बढ़ता है, इसका विकास, इससे पीड़ित हो चुके हैं। और अंत में जाके क्या होता है कि इसलिए इसको बोला है कि ये ग्लोबली हेल्थ यदि हम देखेंगे तो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज जो है वो ओवरऑल इंडिया में ज्यादा पाया गया है। और ये तीसरा मुख्य कारण है मृत्यु का। और जो अंत में क्या होता है कि पल्मोनरी फिब्रोसिस हो जाता है, जहां पे फिर रिकवरी बहुत मुश्किल होती है। तो हमें अपनी लंग्स की केयर बहुत ज्यादा करनी है, आज से ही स्टार्ट करना है। इसके अलावा देखेंगे हम बहुत सारे वायरस हैं जो हमारे परिसर में फैले हुए हैं, जो कि हमारे बच्चों को और इन्फेंट मतलब जो एडल्ट्स हैं उनको भी ये इन्फेक्ट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो देखा गया है वो है आरएसवी वायरस, रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस, जो कि 2 साल की उम्र के बच्चों को इन्फेक्ट करता है, वहां पे इन्फेक्शन पहुंचाता है। 29% बच्चे इससे पीड़ित होते हैं। दूसरा है इन्फ्लुएंजा ए वायरस, जिसको नॉर्मल भाषा में फ्लू बोला जाता है, जिसका 16% लोग इससे ग्रसित होते हैं। इसके अलावा होता है राइनो वायरस, जिससे अस्थमा के अटैक आ सकते हैं, साइनस हो सकता है और कानों का इन्फेक्शन भी हो सकता है। एडवेंटिशियस वायरस, ये भी एक वायरस है जो कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, हमारे लंग्स को नुकसान पहुंचाता है। यह एक स्टडी की गई थी डिवीजन ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आईसीएमआर नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि पुणे में है। उन्होंने ये वर्ल्ड वाइड और इंडिया का एक पूरा स्टडी किया है। तो यहाँ पे आप जो कलरफुल जो एक ये सर्कल देख रहे हो, तो इस जो सर्कल में जो अलग अलग आंकड़े लिखे हैं, तो ये आंकड़े दर्शाते हैं कि कितने टाइप के वायरस हमारे धरती पर हैं और उन सब के से होने वाले लोगों का प्रतिशत। मतलब इसमें आप यदि देखोगे तो आरएसवी मतलब जो रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस है, 29% लोग में, जिसमें सबसे ज्यादा ग्रसित कौन हो रहा है, छोटे बच्चे। फिर आ जाता है एडवेंटिशियस वायरस, फिर आ जाता है इन्फ्लुएंजा, फिर H1N1। इस तरह से बहुत सारे जो वायरस हमारे इर्द गिर्द हवा में फैले हुए हैं, वो हमारे लंग्स को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं। फिर आ जाता, कोरोना से कोई भी बचा नहीं है। सबको मालूम है कि कोरोना का क्या क्या कॉम्प्लिकेशन रहा, और धीरे धीरे बहुत सारे लोगों को ने कोरोना से ग्रसित रहे और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते गए। ड्राई कफ है, हैवी ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होती गई और धीरे धीरे हार्ट रेट में भी प्रॉब्लम आता गया। तो अब हम क्या, हमारे यहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो इन सारी जितनी हमने अभी तक की मतलब कारण देखे, बीमारियां देखी, उन सब से हम कैसे बचाव कर सकते हैं अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का और अपने फेफड़ों का। सबसे पहला जो हमारा प्रोडक्ट है वो है रेस्पिरिच पाउडर, दूसरा है रेस्पिरिच कैप्सूल, और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट है साइटोस्ट्रॉम आयल टैबलेट। हम इसके बारे में अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहला प्रोडक्ट हम देखेंगे रेस्पिरिच पाउडर। इसका जो इसमें जो कंटेंट है वो क्या क्या है, कंटकारी है, अर्जुना, स्टार्च, पुनर्नवा, तुलसी और कड़ी पत्ता। ये चारों पांचों जो घटक हैं रेस्पिरिच पाउडर के, ये पांचों घटक मिलके एक ऐसी सिनर्जी मतलब एक ऐसी ऊर्जा देते हैं। चारों पांचों घटक मिलके हमने जो जो भी सिम्टम्स देखे, वो सारे सिम्टम्स को भगाने की या दूर करने की या फिर प्रिवेंट करने की इनमें पूरी क्षमता होती है। तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं हम देखेंगे। यह कॉमन कोल्ड या कफ जो कि नॉर्मल तौर पे सबको होता है, जैसे ही मौसम में बदलाव आया हम कोल्ड हो जाता है या फिर कफ होने लगता है, जैसे ही टेम्परेचर में बदलाव आया हमें कफ की शिकायत होने लगती है। तो ये बहुत यूजफुल है कफ में। इसके अलावा इन मतलब जो इंस्टेंट रिलीफ हमें मिलना चाहिए, थ्रोट में मतलब गले में जो
इन्फ्लेमेशन, सूजन आ जाती है, खराश आ जाती है, उससे हमें ये इंस्टेंट रिलीफ दिलाने का काम करता है। तो एक इंस्टेंट फॉर्मूला है हमारे गले के लिए। इसके बाद जो आता है रेस्पिरेटरी एलर्जी, जो भी हमें एलर्जी हुई है, चाहे वो डस्ट की एलर्जी हो या फिर वो केमिकल की एलर्जी हो और हमारा गला खराब हो गया, तो या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया, उसके से भी हमें ये बहुत जल्दी इस हालत से बाहर निकालने में सहायक होता है। इसका डोज क्या है? 1 से 2 चम्मच हमें लेना है गर्म पानी के साथ दिन में 2 बार खाना खाने के पहले। अब इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो थोड़ा हम देखेंगे। सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है इसका वो है कंटकारी। कंटकारी जो है, इसमें जो घटक हैं, इसके जो इंग्रेडिएंट हैं वो हमें कफ से रिलीफ देते हैं। और अस्थमा के कारण जो मतलब जो एयरवेज हमारा ब्लॉक होने लगता है, तो इसको एक एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी होती है। एक्सपेक्टोरेंट का मतलब होता है जो भी कफ जमा हो गया है उसको बाहर निकालने का ये काम करता है। तो जब कफ बाहर, मतलब उसको धीरे धीरे जो कफ है ये बाहर निकलते जाता है। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है अर्जुना। अर्जुना का जो काम है वो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, कषाय हरा, आयुर्वेद में इसको बोलते हैं कषाय हरा क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जो हमने पहले देखे अस्थमा है या फिर सीओपीडी है, तो वहां पे ये हमें क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से रिलीफ दिलाने में या फिर इसको दूर करने में ये बहुत मददगार है। रेमेडी फॉर कफा एग्रीवेटिंग डिसऑर्डर्स, मतलब जहां पे भी कफ बनने की संभावना है उसको ये दूर करने में सहायक होता है। तीसरा इंग्रेडिएंट है इसका कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता जो क्या है, ये एंटी माइक्रोबियल है, मतलब जितने भी हमने वायरस देखे अभी तक, सारे माइक्रोब्स, जितने जीवाणु विषाणु होते हैं, उन सबको ये मारने का काम करता है। और इसमें एक्सपेक्टोरेंट भी है जो कि कफ को बाहर निकालने का काम करता है। इसका मतलब क्या है, जो म्यूकस डिपॉजिट हो गया है उसको क्लियर करता है, और जो हमारा जो नेसल पैसेज है, श्वसन तंत्र का जो एयरवेज है, उसको क्लियर करता है, इसको साफ करता है। चौथा जो इंग्रेडिएंट है वो है पुनर्नवा। पुनर्नवा क्या है? ब्रोंको डायलेटर। ब्रोंको मतलब जो ब्रोंकस हमारे हैं, जो पार्ट है लंग्स के, वो जब इसमें म्यूकस भर जाता है या फिर इसको ब्लॉक हो जाता है, तो क्या होता है कि जैसे हमने देखा अस्थमा में ये ब्लॉकेज जब हो जाते हैं तो उसको, ये जो हमारी नलिकाएं हैं वो हार्ड हो जाती हैं, वहां से एयर पास होने के लिए जगह नहीं होती। तो ये क्या करता है, पुनर्नवा में ऐसे घटक होते हैं जो कि इनको डायलेट करता है, इनकी व्यास को ये बढ़ाता है, और इसके साथ साथ ये एक्सपेक्टोरेंट का भी काम कर रहा है, मतलब एयरवेज को ओपन कर रहा है और क्लियर कर रहा है। इसके बाद आ जाता है तुलसी। सभी को मालूम है तुलसी, वैसे भी तुलसी बहुत अच्छी है, हमें मालूम है, ये तो अमृत है, हमारे पृथ्वी पे अमृत है ये। तो कंजेशन जो भी हुआ है लंग्स में उसको ये दूर करती है। तुलसी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है हमारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को दूर करने में, कम करने में, क्योंकि इसमें ये हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसको ये मॉड्यूलेशन का काम करती है। इम्यून सिस्टम मॉड्यूलेशन मतलब यदि हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर है तो तुलसी के सेवन से ये बढ़ने लगता है, और हमारे जितने भी टाइप के इन्फेक्शंस हैं उसको ये सपोर्ट देती है, अर्ली इन्फेक्शन को कम करने में ये सहायक होती है। तो ओवरऑल रेस्पिरेटरी पाउडर, ये 6-5 घटक मिलके हमारे लंग्स को हेल्दी बनाने में बहुत बहुत सहायक होते हैं। उसके बाद आ जाता है रेस्पिरिच कैप्सूल। अब रेस्पिरिच कैप्सूल में भी जो इंग्रेडिएंट है वो भी बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट है, और बहुत इनको, मतलब हम बोलेंगे कि इनके ऊपर बहुत अच्छी तरह से रिसर्च हुआ है, इनके ऊपर शोध हुआ है, और फिर हमने ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे ये कैप्सूल में लिए हैं, जो कि हर तरह से हमारे श्वसन तंत्र को ठीक करने में और उसको इन्फेक्शन से बचाने में ये सहायता करेंगे। इसमें क्या क्या है देखेंगे। हरिद्रा का एक्सट्रैक्ट है, मतलब हल्दी का एक्सट्रैक्ट। अडुल्सा जो होता है, अडुल्सा के पत्ते होते हैं। पाषाण भेड़ा का एक्सट्रैक्ट है। कलिंजन का एक्सट्रैक्ट है। मूलिनी एक्सट्रैक्ट है। शुंठी मतलब सौंठ का एक्सट्रैक्ट है, और येष्टि मधु का इसमें अर्क लिया गया है। अब ये क्या क्या काम करते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी तंत्र को ये क्लियर कर रहे हैं। अस्थमा में जो भी या फिर सिम्टम्स आ रहे हैं, कफ हो रहा है, सर्दी हो रही है, गले में खराश है, ब्रोंकाइटिस हो रहा है, मतलब लंग्स में सूजन आ गई है, उनको ये
इजी बनाते हैं, मतलब इन सबको दूर करने में ये बहुत बहुत सहायक होते हैं। कफ को रिलैक्स करते हैं, दूर करते हैं, और इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करते हैं। और इसके साथ साथ दो टाइप के जो कफ हैं, वेट कफ और ड्राई कफ, दोनों में ये बहुत बहुत सहायता देते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ वेट कफ ही हो, कई बार ड्राई कफ भी होता है जो कि एलर्जी के कारण होता है। तो दोनों केसेस में ये बहुत बहुत सहायक होते हैं। अब इसमें कुछ एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट हैं जो कि सूजन को कम करने में सहायक होते हैं, और जो वायरल इन्फेक्शंस के कारण या फिर जो सर्दी के कारण हमारे गले में या फिर श्वसन तंत्र में और फेफड़ों में जो सूजन आ जाती है, उनको दूर करने में ये सहायक होते हैं। हमारे सांस को श्वसन तंत्र में इजी ब्रीदिंग करते हैं, कफ को कम करते हैं। इसके अलावा जो भी कफ हमारे अंदर जमा हुआ है, इसको ये दूर करने में बहुत बहुत सहायक है। अब एक एक करके हम इनका उपयोग देखेंगे। कलौंजी जो है, प्रचुर मात्रा में इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए गए हैं, जिससे क्या होता है कि ये हमारी एनर्जी को बढ़ाती है और हमारे इम्यूनिटी और स्टेमिना को भी बढ़ाने का काम करती है। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है इसमें वो क्या है, सौंठ या फिर ड्राइड जिंजर, अदरक को सुखा के ये बनता है, जो कि जितने भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है उनको रिलीफ देता है, कॉमन कोल्ड और कफ को, खराश को, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, मतलब यदि एकदम से प्रहार हुआ है, ब्रोंकाइटिस का मतलब क्या होता है, अचानक से यदि तीव्र प्रहार जिसको बोलते हैं, कंजेशन हो गया, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन आ गया, उधर सौंठ बहुत अच्छा काम करती है। मुलिनी एक्सट्रैक्ट जो है, इसमें मुलेन नाम का एक इंग्रेडिएंट पाया जाता है, जिसको हम रेस्पिरेटरी टॉनिक के तौर पे ही यूज करते हैं। इसको बोला ही गया है कि ये रेस्पिरेटरी टॉनिक है। तो यह लंग्स को ओपन करती है, वहां पे जो ऐंठन है, टाइटनेस है, इसको कम करती है, उसको स्मूथ बनाती है, कफ को दूर करती है, और जो भी इरिटेशन है या फिर जो सूखापन आ गया है गले में, उसको ये दूर करने में बहुत बहुत सहायक होता है। पाषाण बेड़ा जो है ये एंटीटिसिव प्रॉपर्टी रखता है। एंटीटिसिव का मतलब है पूरी तरह से कफ को बाहर फेंकने का काम। जो भी कफ या फिर और भी बलगम वगैरह जमा हुआ रहता है, ये पूरी तरह से इसको बाहर फेंकने का काम करता है। तो ये दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होता है एक्सपेक्टोरेंट, एक होता है एंटीटसिव। एक्सपेक्टोरेंट भी कफ को बाहर फेंकता है, तो दोनों तरह से एंटीटसिव और प्रॉपर्टीज पाषाण बेड़ा में पाई जाती हैं। पांचवा इंग्रेडिएंट है मुलेठी। मुलेठी में एक इंग्रेडिएंट होता है जिसको बोलते हैं ग्लिसरेजिन। तो ग्लिसरेजिन जो है, इसको ये हमारे शरीर को में रेजिस्टेंस बढ़ाने का काम करता है। मतलब दूसरी भाषा में यदि बोलेंगे तो क्या है, जितने भी इन्फेक्शंस हैं उनसे हमारे शरीर को ये दूर, मतलब मजबूत बनाता है, हमारे शरीर को मजबूत बनाता है, जिससे कोई भी इन्फेक्शन हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकेगा। तो धीरे धीरे इन सब दवाओं का उपयोग, इन जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, यदि इन सब का सेवन हम अपने बच्चों में कराएं, रेस्पिरिच पाउडर हो गया या फिर रेस्पिरिच कैप्सूल हो गया, ये कोई भी जो औषधि है इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। नॉर्मल तौर पे क्या होता है, जब हमें कफ होता है या फिर हमारे गले में इन्फेक्शन होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो हमें क्या लिख के देते हैं, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक से क्या होता है कि वो हमें निजात तो दिलाती है, लेकिन फिर हमें उनकी आदत पड़ती जाती है, हमारे शरीर को उनकी आदत पड़ती जाती है, और इनसे हमारा जो रेजिस्टेंस पावर है वो धीरे धीरे कम होते जाता है। तो हमें अपना रेजिस्टेंस पावर बढ़ाना है या कम करना है? एंटीबायोटिक से आपको 2 दिन के लिए तो निजात मिल जाएगी, 2 दिन में कोर्स खत्म हो गया, 5 दिन में कोर्स खत्म हो गया, आगे क्या? आपको फिर नहीं होगा क्या? आपका श्वसन तंत्र ठीक हो जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि वातावरण ही कुछ ऐसा है अभी, जिससे हमें कंटिन्यूअस इन सब जड़ी बूटियों की, हमारे बच्चों को, हमें खुद को लेने की जरूरत है। तो ये सब चीजें लेने के कारण हमारा जो शरीर है वो, उसकी रेजिस्टेंस पावर बढ़ने वाली है और इम्यूनिटी बढ़ने वाली है, जिसके कारण जो भी इन्फेक्शंस हैं वो हमारे शरीर को प्रभावित नहीं करेंगे। तो इन सब जो हमारे पास जो जो भी कैप्सूल्स हैं या फिर जो पाउडर है, उनका हम उपयोग स्टार्ट करें, उनका सेवन करें, और अपने आसपास के लोगों को भी इन सब का महत्व बताएं, यही मैं आपसे गुजारिश करूंगी। तो अब रेस्पिरिच पाउडर और कैप्सूल करते क्या है, ये क्या क्या कर रहे हैं, हमारे क्या क्या एक्शंस हैं हमारे शरीर के लिए? ये हमारे शरीर को मतलब जो लंग्स के टिश्यूज हैं उनको बहुत मजबूत बना रहे हैं, स्ट्रेंथनिंग दे रहे हैं। हमारे लंग्स में से
कफ या फिर जो टार जमा हुआ है उनको ये बाहर निकालने का काम करते हैं। हमारे रेस्पिरेट परफॉर्मेंस को बढ़ा रहे हैं, मतलब क्या, ऑक्सीजन इनटेक जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाते हैं और जिससे सांस लेने में तकलीफ नहीं होती। जिनको अस्थमा और सीओपीडी है उन्होंने ये दोनों जो इंग्रेडिएंट्स हैं, रेस्पिरेट पाउडर और कैप्सूल, इनका सेवन यदि स्टार्ट किया तो आपको ये ध्यान, मतलब धीरे धीरे ये समझ में आ जाएगा कि इससे हमारे ऑक्सीजन इनटेक की कैपेसिटी बढ़ने वाली है। म्यूकस मेम्ब्रेन को ये नरिश कर रहे हैं, मतलब पोषक दे रहे हैं, जो कि जो खराब हो चुकी है या फिर जो सूखापन आ गया है, एक ड्राइनेस हमारे म्यूकस में आ गया है, उसको भी ये धीरे धीरे कम करते जाते हैं। और जो पूरा जो कॉम्बिनेशन है, रेस्पिरेट पाउडर या फिर रेस्पिरेट कैप्सूल, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो सारे इंग्रेडिएंट्स मिलके हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ावा दे रहे हैं, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करते हैं, जो कि जितने भी आसपास हमारे इन्फेक्शंस हैं, हमने बहुत सारे नाम देखे, कोई भी इन्फेक्शन आपके आसपास हो सकता है, आपके बच्चों के आसपास हो सकता है, स्कूलों में आप देखते हो बच्चे एक साथ जाते हैं तो बहुत सारे इन्फेक्शंस उनके आसपास रहते हैं, हमें मालूम नहीं रहता। तो बच्चों के लिए ये दोनों इंग्रेडिएंट, दोनों जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ये बहुत बहुत जरूरी है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। अब जो तीसरा प्रोडक्ट है हमारा, जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है, साइटोस्ट्रॉम आयल, उसके बारे में हम अगला चर्चा करेंगे। टर्मरिक, हल्दी, ट्रेडिशनली वर्ल्ड वाइड इसको उपयोग किया गया है, लेकिन भारत इसका अग्रणी रहा है, मतलब भारत देश से ही इसका स्टार्ट हुआ, जो कि वर्ल्ड वाइड अब इसका उपयोग होने लगा है, इसकी महत्ता बढ़ती जा रही है, हल्दी का उपयोग बढ़ते जा रहा है। आप यदि बहुत सारे कंट्रीज में भी देखोगे तो अभी बहुत सारे फॉर्मुलेशंस आपको दिखेंगे, बहुत सारे ऐसी टैबलेट्स दिखेंगी, बहुत सारी कैप्सूल्स दिखेंगी जो कि टर्मरिक का उपयोग कर रही हैं और जो कि बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो टर्मरिक पाउडर जो है वो क्या है एक्चुअली? टर्मरिक पाउडर, जो हल्दी का जो पाउडर है, हमें सबको मालूम है, हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, रोज हमारे घर में मसाले के डब्बे में ये पाउडर रहता है, जिसका हम उपयोग दालों में, सब्जियों में और हमारे बाकी के खाद्य पदार्थों में इसका उपयोग करते हैं, कलर देने के लिए और एक फ्लेवर डालने के लिए। तो ये कलर और फ्लेवर ही नहीं डालता हमारे इसमें, ये बहुत सारे गुणों से भरपूर है। हल्दी जो है बहुत सारे गुणों से भरपूर है, तो हम इसका उपयोग कब से कर रहे हैं? खाना खाने में हम हल्दी का उपयोग करते हैं। इसके अलावा ये कॉस्मेटिक्स पर में भी उपयोग होने लगा है, जैसे कि आपको मालूम होगा बहुत सारी आयुर्वेदिक क्रीम है जो कि कॉस्मेटिक्स में इसका उपयोग कर रही हैं, हल्दी का उपयोग कर रही हैं, क्योंकि इससे जो इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, इसके जो औषधीय गुण हैं, वो प्राचीन काल से, मतलब प्राचीन वैदिक काल से हमारे जो शोध तंत्र हैं, हमारे जो वैदिक तंत्र लिखे हुए हैं, वहां पे इनका उल्लेख किया गया है, इसलिए इनका चलन अभी बढ़ते जा रहा है। कर्क्यूमिन जो है बहुत ज्यादा अपने आप में एक थेराप्यूटिक वैल्यू रखता है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें जो एक जो इसका अवयव है वो है कर्क्यूमिन। कर्क्यूमिन को इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, टर्मरिक पाउडर में से कर्क्यूमिन को बाहर निकाला जाता है, बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, जिससे कर्क्यूमिन, प्योर कर्क्यूमिन हम टर्मरिक में से बाहर निकालते हैं, जो कि आप यहाँ पे देखोगे 5 से 8 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है विटामिन ई और विटामिन सी से। और जो हमारी एजिंग की प्रक्रिया है, विटामिन ई और विटामिन सी, आपको जैसे पता है, हमने पिछले लेक्चर में इसका उल्लेख किया, क्यों जरूरी है। तो हमारी एजिंग में हमारी जो कोशिकाएं हैं जो बढ़ती जा रही है एज में, उनको यहाँ पे ब्रेक लगाने का काम करता है। अब हमारे धन्वंतरी ने एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट हमें दिया है, साइटोस्ट्रॉम आयल, जो कि एक ओरल डिसॉल्विंग टैबलेट है, जिसमें हम जिसको बोल सकते हैं ये 100% वेगन है, यहाँ पे कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है और कोई भी प्रिजर्वेटिव हमने इसमें नहीं डाला है। एक बात यहाँ पे ध्यान देने लायक क्या है, ईच टैबलेट कंटेन्स, यहाँ पे आप सब लोग प्लीज ध्यान दीजिए, कर्क्यूमिन एक्सट्रैक्ट यहाँ पे हमने कितना लिया है, 175 मिलीग्राम, जो कि कहीं भी आपको किसी भी दूसरे मार्केट के प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा। मोस्टली ज्यादा से ज्यादा 100 मिलीग्राम की टैबलेट बनी हुई है, लेकिन हमारे जो धन्वंतरी का जो साइटोस्ट्रॉम आयल टैबलेट है, उसमें हमने 175 मिलीग्राम कर्क्यूमिन का इस्तेमाल किया है।
इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। यह आर्थराइटिस में उपयोगी है, एलर्जी में उपयोगी है, अस्थमा में उपयोगी है, हार्ट डिसीजेज में, अल्जाइमर्स में, डायबिटीज में, यहाँ तक कि कैंसर में भी इसका उपयोग है। क्योंकि और इसमें इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट, मतलब मॉड्यूलेटर का काम करता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी, सूजन को कम करने का काम करता है, और इसमें बहुत सारी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी पाई गई हैं। अब एक चीज यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, कर्क्यूमिन की थोड़ी प्रॉपर्टीज, थोड़ा टेक्निकल रहेगा, लेकिन आप यहाँ पे समझ लीजिए, क्योंकि साइटोस्ट्रोम IL क्यों जरूरी है, क्यों इतना महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है हमारे धन्वंतरी का। कर्क्यूमिन जो है, जो हमने आइसोलेट किया, जो हमने एक्सट्रैक्ट किया कर्क्यूमा से, मतलब हल्दी में से जो कर्क्यूमिन हम आइसोलेट करते हैं, वो उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। वो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, यह पानी में घुलता नहीं है। कर्क्यूमिन जो है इनसॉल्युबल रहता है पानी में। इसके लिए क्या हो जाता है, इन इनसॉल्युबिलिटी के कारण, मतलब न घुलने के कारण, इसका जो ओरल बायोअवेलेबिलिटी है, मतलब हमें जितना कर्क्यूमिन हमारे शरीर के लिए चाहिए इन बीमारियों को दूर करने के लिए, या फिर हमारे शरीर को स्ट्रांग बनाने के लिए जितना चाहिए उतना हमें नहीं मिलता टैबलेट में, पुअर एब्जॉर्प्शन होता है। तो अब इसका एब्जॉर्प्शन कैसे बढ़ाया जाए, धन्वंतरी ने जो टैबलेट लाई है, जिसको हम बोलते हैं ओरल डिसॉल्विंग टैबलेट या फिर बक्कल टैबलेट, उसमें हम देखेंगे कि टर्मरिक का या फिर कर्क्यूमिन का एब्जॉर्प्शन 100% हो रहा है, क्योंकि हमने उसको इस पद्धति से बनाया है, ऐसी प्रक्रिया से बनाया है, जिससे उसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ गई है, उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ गया है। वो टेक्निक क्या है, उसको हमने बनाया एक डेवलप्ड टेक्निक से, डेवलपमेंट ऑफ ओरल डिलीवरी सिस्टम फॉर कर्क्यूमिन। इससे क्या होता है, जो कि कर्क्यूमिन की सॉल्युबिलिटी बढ़ाता है, उसका बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाता है, ओरल बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाता है, और उसके एब्जॉर्प्शन को, एब्जॉर्प्शन से क्या होता है, जब कर्क्यूमिन एब्जॉर्ब होता है वो डायरेक्टली हमारी रक्त नलिकाओं में जाता है। आप लोग समझ रहे होंगे, सॉल्युबिलिटी को बढ़ाता है, बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है, और इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ा के सीधा रक्त नलिकाओं में ये कर्क्यूमिन पहुंच रहा है। इसके लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं। तो हमने एक टेक्नोलॉजी का ये जो अलग अलग जो मेथड्स हैं, उसमें है लाइपोसोम्स हैं, नैनो पार्टिकल्स हैं, फॉस्फोलिपिड कॉम्प्लेक्सेस हैं, माइक्रो इमल्शंस हैं। तो ये बहुत सारी जो टेक्नोलॉजीज हैं, उनमें हमने से बेस्ट टेक्नोलॉजी हमने अपनी टैबलेट बनाने में ली है। वो क्या है, इनोवेटिव अप्रोच है, सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी हमने इसमें ली है। वो क्या किया है, लाइपोसोम लिया है इसमें। तो लाइपोसोम क्या है, वेरी प्रोमिसिंग डिलीवरी सिस्टम। डिलीवरी सिस्टम मतलब जो भी टैबलेट हम खा रहे हैं या फिर जो भी दवाई हम खा रहे हैं, वो अच्छी तरह से हमारे शरीर में पहुंचे। हम शरीर में मतलब रक्त में पहुंचे। अल्टीमेटली क्या होता है, कोई भी वस्तु, कोई भी तत्व जो हम खाते हैं, वो फाइनली रक्त के द्वारा हमारे जहां पे उसको पहुंचना चाहिए वो पहुंचता है। तो लाइपोसोम एक ऐसी डिलीवरी सिस्टम है जो कि फॉस्फोलिपिड बायलेयर से बनी है। मतलब क्या, सिमिलर टू बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। जो हमारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, हमारी जो मेम्ब्रेन्स हैं, जो परतें हैं, उसी तरह की परत फॉस्फोलिपिड बायलेयर हमने इस टैबलेट में ली हुई है, जो कि प्रोडक्ट को, हमारे कर्क्यूमिन का जो प्रोडक्ट है उसको स्टेबलाइज भी करती है, उसको अफेक्ट नहीं होने देती, जो कि पीएच के कारण अफेक्ट हो सकता है, और उसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने में ये सहायक होता है। तो लाइपोसोम क्या है, एक वर्सेटाइल और एडवांस नैनो डिलीवरी सिस्टम है, जो कि बहुत सारे दूसरे जो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं उनको डिलीवरी के लिए, मतलब उनको रक्त तक पहुंचाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो लाइपोसोम डिलीवरी सिस्टम एनहांस कर रहा है हमारे कर्क्यूमिन को साइट ऑफ एक्शन पहुंचाने के लिए। मतलब बक्कल हमने जो टैबलेट ली हुई है, तो वहीं के वहीं वो कम से कम 4 घंटे इसमें डिलीवर करने वाला है, मेंटेनिंग मिनिमम इफेक्ट लेवल्स फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इसका जो साइड इफेक्ट हो जाते हैं एनवायरमेंट के कारण, उनको ये कम करता है। एफिकेसी बढ़ा रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, हमारा जो कर्क्यूमिन है उसको अनस्टेबल नहीं होने देता, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाता है, नॉन टॉक्सिक रखता है, फ्लेक्सिबिलिटी रखता है, और ये बायोडिग्रेडेबल भी है। मतलब जो लाइपोसोम है वो बायोडिग्रेडेबल है, मतलब
लाइपोसोम का जो के लिए जो हमने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उससे भी कोई हानि हमारे शरीर को नहीं पहुंचती है, और जो टॉक्सिसिटी है, जो दूसरे तत्वों से टॉक्सिसिटी हो सकती है, उससे ये टॉक्सिसिटी को कम करता है। तो लाइपोसोमल कर्क्यूमिन हमने अपने साइटोस्टॉर्म IL टैबलेट में ये इसका इस्तेमाल किया है। इस चित्र में जैसे आप देख रहे हो, ये है कर्क्यूमिन का स्ट्रक्चर और ये है लाइपोसोम का स्ट्रक्चर। तो ये जो छोटे छोटे वेसिकल्स हैं आप यहाँ पे देख सकते हो, इन वेसिकल्स में कर्क्यूमिन जो है उनके पार्टिकल ऐसे ट्रैप्ड रहते हैं, मतलब वहां पे फंसे हुए रहते हैं। ये जो इसका जो उत्पादन है, मतलब इसकी जो टेक्नोलॉजी वो इस तरह से की गई है कि लाइपोसोम के हर मॉलिक्यूल में ये एक एक कर्क्यूमिन का मॉलिक्यूल इसमें ट्रैप रहता है। फिर इसकी हम टैबलेट बनाते हैं। तो जैसे ही टैबलेट हम अपने बक्कल पे रखते हैं, इसमें से धीरे 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 कर्क्यूमिन रिलीज होने लगता है। तो साइटोस्टॉर्म टैबलेट क्या होता है, पुअर वाटर सॉल्युबिलिटी और बायोअवेलेबिलिटी कर्क्यूमिन इंप्रूव हो रही है बाय इनकैप्सुलेटिंग इनटू लाइपोसोम, जो कि एक प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, टैबलेट के फॉर्म में इसे हमने दिया है। कर्क्यूमिन एक नेचुरल एक्सट्रैक्ट है जो कि एक मॉडर्न अल्ट्रा मॉडर्न टेक्निक से हमने इसे आइसोलेट किया है, और बाय यूटिलाइजिंग लाइपोसोमल टेक्नोलॉजी हाई क्वालिटी ऑफ लाइपोसोमल कर्क्यूमिन ग्रेटली इंक्रीज। क्या क्या बढ़ गया इसमें, पहला इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ गया, और दूसरा इसकी बायो अवेलेबिलिटी इसकी बढ़ गई। तो अब हमने इसमें देखा जो 175 मिलीग्राम का कर्क्यूमिन एक्सट्रैक्ट है, डायरेक्ट बक्कल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, फास्टर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसका इंस्टेंट एक्शन आ रहा है। नॉर्मल तौर पे क्या होता है, जब हम कोई भी टैबलेट लेते हैं, जब हम टैबलेट खाते हैं इसको पानी के साथ पीते हैं तो ये क्या होता है, पेट में जाता है, फिर वहां पे इसका ब्रेकडाउन होता है और फिर एब्जॉर्प्शन होता है, और फिर धीरे धीरे ये रक्त में जाता है। तो ये कितना समय ले रहा है, 1 से 2 घंटा 3 घंटे इसका इफेक्ट आने में लगता है। लेकिन ये जो डायरेक्ट बक्कल टैबलेट हमने ली है, ओरल डिसॉल्विंग टैबलेट, इसका क्या परिणाम हम देख रहे हैं, जो कि हमारे बक्कल में रहने वाली है, हमारे मसूड़ों के साथ में ही इसका एब्जॉर्प्शन होने वाला है। फास्टर एब्जॉर्प्शन है, इंस्टेंट एक्शन है, हायर बायोअवेलेबिलिटी है, नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन लिवर, मतलब जब स्टमक में जाके टैबलेट का डाइजेशन होता है तो जो लिवर से जो एंजाइम्स और जो दूसरे हार्मोन्स निकलते हैं जो कि डाइजेशन करते हैं, वो हमारी जो हम ओरल टैबलेट लेते हैं उसको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे कोई भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं है, कोई यहाँ पे डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, ओरल म्यूकोजा में या फिर मुंह में ही इसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और नो जीआई साइड इफेक्ट, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में जाके जो साइड इफेक्ट हो सकते थे वो हमने सारे अवॉइड कर दिए। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान रखना है। इसका जो एडवांटेज है वो क्या है, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन हो रहा है, फास्टर हो रहा है, इसका इफेक्ट हमें इंस्टेंट मिलने वाला है, और इसका जो बायो अवेलेबिलिटी है, ये अवेलेबिलिटी जो है मुंह में या फिर रक्त कोशिकाओं में इसकी अवेलेबिलिटी रहेगी, हायर इसकी रहेगी, जो क्या करता है, बक्कल एब्जॉर्प्शन को ऑलमोस्ट 100% कर्क्यूमिन को बढ़ा रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम से ये पूरा बाईपास हो गया, क्विकली अवेलेबल हो गया, हमारे रक्त में डायरेक्टली चला गया, जिससे हमें इंस्टेंट रिलीफ मिलने वाला है। और इसके अलावा एक और जो प्रॉब्लम आता है, बेटर कंप्लायंस, मतलब कोई भी टैबलेट या फिर कोई भी कैप्सूल जब हम खाते हैं तो पेशेंट को खाने में या फिर जो क्लाइंट है या फिर खुद को भी खाने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तकलीफ मतलब क्या, बेटर कंप्लायंस उसका होना चाहिए, बेटर एक्सेप्टेंस उसका होना चाहिए। तो हम यहाँ पे तीनों चीजें दे रहे हैं, बेटर एक्सेप्टेंस है, बेटर टेस्ट है और बेटर कंप्लायंस है। तो जो कि अवॉइड अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर यदि आप पीते हो वैसे ही तो नेचुरली आपको पीने में तकलीफ होती है उसका, क्योंकि टेस्ट अच्छा नहीं होता। तो ये जो टैबलेट है इसको हम कैसे ले सकते हैं, इसका जो कंजम्पशन है, डेली कंजम 2 टैबलेट, एक सुबह ब्रेकफास्ट के बाद और एक टैबलेट खाना खाने के बाद हमने लेंगे, जो कि हमारे जो ओरल हाइजीन है उसको बहुत स्ट्रांग बनाएगा, हमारी जो सांस है उसको अच्छा रखेगा, और थ्रोट के और डेंटल इन्फेक्शन जितने भी हैं उन सबको ये दूर करेगा। मतलब ओवरऑल हमारा जो श्वसन तंत्र है, लंग्स है,
जितने भी टाइप के इन्फेक्शंस हमारे शरीर में पहुंच गए हैं उनको ये धीरे धीरे बाहर निकालने का काम करेगा। इसके अलावा हम इसको गोल्डन मिल्क के तौर पर भी, इसको बोला जाता है गोल्डन मिल्क, मतलब एक टैबलेट आप दूध में ले लीजिए, सिप बाय सिप इसको लीजिए, सुबह और शाम हम गोल्डन मिल्क के तौर पे इसको ले सकते हैं। इसके अलावा केशर के साथ भी इसको लिया जा सकता है। 5 कलियां या फिर 5 पेटल्स केशर की आप इसको लीजिए। अब ये तो हो गया श्वसन तंत्र से रिलेटेड। साइटोस्ट्रोम आयल जो कर्क्यूमिन है वो दूसरे बहुत सारे भी फायदे हमें देती है। एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे काम कर रही है, मॉड्यूलेटिंग एक्शन है इसमें, बैलेंस का काम कर रहा है, पोटेंट नेचुरल एनाल्जेसिक है, एंटी इंफ्लेमेटरी के तौर पे काम कर रहा है। इसके अलावा ये हमें आर्थराइटिस और जॉइंट और मस्कुलर पेन से राहत दे रहा है। और महिलाओं में जो मेंस्ट्रुअल पेन है और डिसएमेनोरिया है, ज्यादा ब्लीडिंग होता है, वहां पे जो डिस्कम्फर्ट है या फिर पेन होता है वहां पे भी ये राहत दिलाने में बहुत बहुत सहायक होता है। स्ट्रॉन्ग ओरल एंटीबैक्टीरियल है, जैसे हमने देखा हमारी जो सांस की बदबू है उसको कम कर रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम कर रहा है, माउथ अल्सर्स उनको भी कम करता है, कफ, कोल्ड, फ्लू, अस्थमा और जितने भी थ्रोट के इरिटेशंस हैं उन सबको ये रिलीफ देता है, उसमें बहुत बहुत सहायता करता है। ये एक एंटीसेप्टिक है, अल्सर्स को कम करता है, कुछ जख्म है या फिर जो इंडाइजेशन है उनको कम करता है, वूंड्स है उसको कम करता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखता है, तो जो फ्री रेडिकल्स हैं हमारे शरीर में उनको धीरे धीरे ये बाहर निकालने में सहायक होता है। इसके अलावा लास्ट में मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी कि कर्क्यूमिन जो है ये कैंसर या फिर ट्यूमर को के प्रिवेंशन में ये बहुत बहुत सहायक होता है। यहाँ पे मैंने एक 2-3 पेपर्स का स्टडी जब किया उसमें पता चला कि कर्क्यूमिन जो है ये कैसे हेल्प करता है कैंसर को कम करने के लिए या फिर कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए। चूंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये एक इम्यूनोमॉड्यूलेटरी है, तो जो कर्क्यूमिन जो है इसमें पाया गया है कि ये सेल्स मतलब जो एबनॉर्मल सेल्स हैं, कैंसर सेल्स हैं, उसका जो इनिशिएशन है मतलब उनका जब शुरुआत होती है उसको ये कम करता है। दूसरा, प्रोग्रेशन और मेटास्टेसिस, मतलब यदि मान लो कैंसर सेल का नजर आती है तो इसका प्रोग्रेशन मतलब उसको बढ़ाने का या फिर उसका जो डिवीजन है तो अलग अलग ट्यूमर्स में जो कन्वर्ट होते हैं उनको कम करने में सहायक होता है। और इसके जो फैक्टर्स हैं, कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, उनको भी ये कम करता है। इसमें जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं, साइटोकाइंस हैं, काइनेजेस हैं, और ये सारे मिलके जो कैंसर सेल को फैलने का काम है उसको कम करती हैं, मतलब उसको एकदम से उसमें ब्रेक लगा देती हैं। ब्रेक ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ कैंसर सेल, प्रोलिफरेशन का मतलब है कैंसर फैलना। तो जो कर्क्यूमिन है और जो साइटोस्ट्रोम आयल टैबलेट भी बहुत उपयोगी पड़ेगी, जो कैंसर सेल्स को फैलने से अरेस्ट कर देगी, उसको उसमें एक ब्रेक लगा देगी, जो कि डिफरेंट फेजेस हैं इस कैंसर की वो बच सकेंगी। तो ऐसा हमारा जो साइटोस्ट्रोम आयल टैबलेट है, एक अद्भुत टैबलेट हमारे धन्वंतरी का ये प्रोडक्ट है। मुझे आशा है कि आपको ये सारे तीनों प्रोडक्ट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। रेस्पिरिच पाउडर, रेस्पिरिच कैप्सूल और धन्वंतरी साइटोस्ट्रोम IL tablet. So I request every one of you, take care of your lungs with Dhanvantari product.